क्लास में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे। तो जिस पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया है वो था आप लोगों का बाय यूजिंग साइनाइड, या फिर आप कह सकते हो बाय यूजिंग नाइट्राइल्स, या फिर कह सकते हो नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो अमाइड बना उस अमाइड से फिर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड आगे क्रिएट किया। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी हमारी ख़त्म हो चुकी है। आज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मूव करते हैं हम लोग। तो ये जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये कहलाती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, आता है इंट्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई नया प्रकार का रिएजेंट अचानक से तुम्हारी लाइफ में एंट्री ले लिया और तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस तुम लोगों को पता है। आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मल्टीपल रिएक्शंस पढ़ी थी कि इस एस्टर से कैसे बनता है 1 डिग्री अल्कोहल से, या फिर एक्सेट्रा 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 बहुत कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट्स की रिएजेंट्स की हम लोग लिस्ट बना लेते हैं कि हम लोगों को कौन सी चीज़ किस में लेनी है और उसके लेने से हम लोगों के पास किस प्रकार से आंसर आएगा, और फिर मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट हम लेते हैं वो सबस्ट्रेट होता है हम लोगों का CO2। यहाँ एकदम करेक्ट सुना, हम लोग सबस्ट्रेट क्या लेते हैं CO2। CO2 सबस्ट्रेट तब लिया जाता है जब आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है? यानी कि अगर आप सबस्ट्रेट CO2 को लोगे, एक अच्छा सा चार्ट बना लेते हैं, रुको इसका, ठीक है। जैसे अगर मैं सबस्ट्रेट के नाम पे CO2 लूँगी, ठीक है, और मान लेते हैं मेरे को अब प्रोडक्ट बनाना है रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो करवाते हुए, तो जो प्रोडक्ट आप लोगों के हाथ में आएगा आफ्टर रिएक्शन वो कुछ इस प्रकार से होगा RC+OH। इसे हम लोग कौन सा वाला एसिड कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके बोर्ड्स की किताबों में सिर्फ यही होता है CO2, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मान लेते हैं सबस्ट्रेट के नाम पे आपने CO2 नहीं लिया, मान लेते हैं सबस्ट्रेट के नाम पे आपने SO2 ले लिया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बराबर, तो ऐसे में जो आप लोगों को एसिड मिलेगा उसमें सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, R रहेगा, कार्बन वहाँ पे नहीं रहेगा और कार्बन के बदले में सल्फर रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पे OH रहेगा। और ये जो इस प्रकार का एसिड होता है इसको हम लोग कहते हैं सल्फीनिक एसिड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सल्फीनिक एसिड। जैसे ऊपर वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे इसको सल्फीनिक एसिड बराबर। अच्छा, अब इसमें और भी कुछ क्रिएशन किया जा सकता है कि बस इतने ही प्रकार के एसिड्स मिल सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। आप SO2 के बदले में मान लेते हैं आपने सबस्ट्रेट SO3 लिया होता, तो जब आप सबस्ट्रेट SO3 लेते तो SO3 लेने के बाद आपको अगेन एक एसिड मिलता। दैट एसिड विल लुक लाइक दिस, S डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा एक मिनट, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, इसको हम लोग कहेंगे सल्फोनिक एसिड। मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो से तुम्हें ये भी पता चल गया कि सल्फोनिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सल्फोनिक में S डबल बॉन्ड O आता है और सल्फोनिक में S डबल बॉन्ड O ऊपर भी होता है और S डबल बॉन्ड O नीचे भी रहता है। अब आते हैं CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया। अब एक तीसरा उठा ले तो लो सबस्ट्रेट, वो होती है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। आपने कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब CS2, ठीक है, CS2। अब ऐसे में यहाँ से जो एसिड बनता है दैट एसिड इज नोन एज R, यहाँ पे पहले तो C, यहाँ पे डबल बॉन्ड S और यहाँ पे SH। इसको हम लोग कहते हैं डाइथायोनिक एसिड बराबर। ये क्या कहलाता है आप लोगों का? डाइथायोनिक एसिड। तो कैसा है जो JEE का एग्ज़ाम होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी एक नॉर्मल इंसान को CO2 से अगर रिएक्शन मैकेनिज्म करनी आती है तो SO2, SO3, CS2 के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी आपको CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के अलावा वो दुनिया में कभी कोई चीज़ तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। वो दुनिया में कभी कोई चीज़ तुमसे नहीं पूछेगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं तुम लोगों को CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं इसके मैकेनिज्म बताऊंगी।
अब तुम लोग एक बार खुद घर पे बैठना ट्राई करना कि अगर CO2 की जगह SO2 लो, CS2 लो, SO3 लो, तो जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है क्या वो प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं है, बराबर है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद कैसे बनता है ये तो तुम जानते ही हो, अगर नहीं जानते हैं तो एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। जब आपके पास एक अल्काइल हैलाइड होता है RX, अगर आप उसमें मैग्नीशियम मेटल डालो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ पर आप लोगों को मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सो इम्पॉर्टेंट, क्यों हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इतना इंपॉर्टेंट कहते हैं? देखो यूजुअली होता क्या है, आप लोगों के आर जो होते हैं, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, कार्बन पे यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होता है? तुम देख लो अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। कीटोन्स, अल्डिहाइड्स, आपका कार्बन एक ऐसे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है जो डबल बॉन्ड O है, इस तरीके का। अल्काइल हैलाइड, आपका कार्बन एक अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलोजन से कनेक्टेड है। तो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन सेट्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशन में आपको ये देखने को मिलता है कि आप लोगों का जो कार्बन है वो ज़्यादातर यूजुअली अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से कनेक्टेड होता है। अगर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से कनेक्टेड है तो आप खुद सोचिए, ठीक है, आप खुद सोचिए उसकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, उस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर करेगी और यहाँ पे बेचारा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन एज वी नो कि मैग्नीशियम एक मेटल है और R फॉर कार्बन जो है आपकी चेन वो एक नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बार आप लोगों के R की ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि R की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, सो देयरफॉर मैग्नीशियम के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऐसे में आपका जो R है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। मतलब इसको एक बहुत बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये खुद एक R निगेटिव के जैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे R जो होता है कार्बन, वो आपको C पॉजिटिव के फॉर्मेट में नहीं मिलता, आपको यहाँ पे कार्बन C निगेटिव के फॉर्मेट में मिलता है। बराबर, किस फॉर्मेट में मिलता है? C निगेटिव के फॉर्मेट में मिलता है। बराबर है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, इमेजिन कि अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या क्रिएट होगा? R के ऊपर नेगेटिव क्रिएट होगा और आप लोगों का जो Mg है उस Mg के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव क्रिएट होगा। अब उस MgX को थोड़ा साइड में रखो, ठीक है, उस MgX को साइड में रखो। बेसिकली हमको बॉन्ड तोड़ना नहीं है, बट फिर भी अगर इमेजिन अगर बॉन्ड टूटे तो तुम्हें क्या लगता है कोई भी निगेटिव स्पीशीज के पास क्या ऑप्शंस होता है? हम लोग ऑलमोस्ट हर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में मैं ये स्टेटमेंट डिस्कस करती हूँ, मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन इस स्टेटमेंट के बिना पढ़ाई हो। हमेशा मतलब हमेशा कुछ होते हैं ना नियम कुछ लोगों के जो वो कभी ब्रेक नहीं करते, तो वैसे ये मेरा नियम है जो मैं कभी ब्रेक नहीं करती हूँ कि जब भी किसी निगेटिव चार्ज के बारे में या पार्शियल निगेटिव चार्ज के बारे में बातचीत हो रही है तो उसमें हमेशा एक लाइन हमें याद रखनी चाहिए कि कोई भी निगेटिव चार्ज स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करती है और वो एज अ बेस भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकती है और वो एज अ बेस भी बिहेव कर सकती है। डिपेंड्स कि आपके जिस पे जाके वो अटैक कर रही है, ठीक है, जिस पे वो अटैक कर रही है, ठीक है, जिस पे वो अटैक कर रही है, डिपेंड्स कि सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। बराबर, डिपेंड्स कि सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर आपके न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि अरे वाह कि जिस चीज़ में जाके मैं अटैक कर रहा हूँ यानी कि आप लोगों का सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा, आप लोगों के उस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बस खत्म हो गई कहानी। तो ऐसे में R निगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, खत्म हो गया। लेकिन अगर वो ये देखेगा कि बेचारा जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट डज नॉट कंटेन एनी एसिडिक हाइड्रोजन, तो उस बेचारे को फिर किसके जैसे बिहेव करना पड़ता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना पड़ता है। तो कोई भी निगेटिव स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करती है और कोई भी निगेटिव स्पीशीज एज एन नॉट इलेक्ट्रोफाइल एज अ बेस का बिहेव करती है। ये वाला फंडा क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे आगे के टॉपिक पे।
अब मुझको तुम्हें ये सिखाना है कि किस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यानी कि हम लोगों का जो कॉम्बिनेशन सेट है वो कॉम्बिनेशन सेट कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप लोगों के पास मान लेते हैं कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है लेट्स से CO2, तो इन दोनों की रिएक्शन हुई। ऑब्वियसली आपको इस रिएक्शन में हीट देना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों का ईथर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड में ईथर हम क्यों डालते हैं इस पर भी हम लोगों ने एक गुजरे ज़माने में बात की थी, राइट, एक गुजरा ज़माना व्हेन वी आर स्टडिंग अल्काइल हैलाइड। तो ऐसे में क्या होगा कि रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना, बाई प्रोडक्ट बना। ओके, बाई प्रोडक्ट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ जस्ट लाइक सो कि आपको पता होना चाहिए कि बाई प्रोडक्ट है क्या, बट नॉट दैट टू मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो उतना ज़्यादा आप लोगों का इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे में अब प्रोडक्ट क्या बना, देखो प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि अभी हम लोगों ने बातचीत की है, जैसे कि तुम लोगों को बताया है, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कैसे, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है, MgX को छोड़ के जितना भी हिस्सा है उसको लिख दो। अच्छा, लेट्स इमेजिन इस कार्बन के ऊपर स्टार लगा दिया मैंने, तो वो स्टार वाला कार्बन यहाँ रहेगा। ठीक है, और OOH। तुम्हें नहीं लगता कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 5 कार्बन होते तो एसिड आपके 6 कार्बन का बनता, डोंट यू थिंक। देखो यहाँ पे अगर R है तो R तो यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे R से 1 कार्बन ज़्यादा है प्रोडक्ट में, इसको मैं सबस्ट्रेट कहूँगी, ये मेरा सबस्ट्रेट है और ये मेरा क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो अभी अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि जो आपका सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट में अगर n कार्बन एटम्स है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो तुम खुद सोचो आपके पास जो बाजू में प्रोडक्ट में RCOOH दिया है वहाँ पे R तो है, यानी कि n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो होना लाजमी है, लेकिन उसके साथ एक और कार्बन आ गया, यानी कि n+1 कार्बन एटम्स है वहाँ पे। तो यानी कि जब हम लोग सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते वक्त आप लोगों के पास क्या हो जाता है, एक कार्बन एटम की संख्या बढ़ जाती है। और जब आप लोगों के पास इस तरीके से कार्बन एटम की संख्या एक बढ़ जाती है तो ऐसे में दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप रिएक्शन। तो ध्यान रखना, जब भी तुमको ऐसा कोई एसिड क्रिएट करना हो, ठीक है, जब भी तुम्हें कोई एक ऐसा एसिड क्रिएट करना हो जिस एसिड के पास एक कार्बन एटम ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट, तो हमेशा याद रखेंगे कि कौन सी मेथड आपके काम में आ सकती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इवन आपने जो कल रिएक्शन पढ़ी थी नाइट्राइल वाली, वो नाइट्राइल वाली मेथड भी आप लोगों के काम में आ सकती है, वो भी एक प्रकार की स्टेप अप रिएक्शन है। नोट्स कॉपी खोलकर देख लेना, मैं कल बताना भूल गई थी। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, तो मेथड और प्रिपरेशन हमने कल पढ़ा, आज पढ़ा, दोनों ही रिएक्शन स्टेप अप रिएक्शन है, वहाँ पे लिख देना अपनी नोट्स कॉपी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो प्रोडक्ट बन गया, अच्छा चलो बाय प्रोडक्ट को भी लिख लेते हैं, बट अगेन आई एम टॉकिंग या अगेन आई एम सेइंग बाय प्रोडक्ट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। तो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के पास देखो एक X तो पहले से था, क्योंकि ये R तो छोड़ के चला गया ना, तो Mg के साथ X तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन Mg के साथ अभी ये OH भी आ जाता है, ये OH, तो ये आप लोगों का बाय प्रोडक्ट बनता है। उस बाय प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने का कोई नीड नहीं है, उसको जस्ट इग्नोर करो। ठीक है, उसको इग्नोर करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम लोग ये एसिड बनाने वाली प्रोसेस करते हैं तो क्या हम लोग CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को इन अ फॉर्म ऑफ गैस यूज़ करते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे CO2 यूज़ की जाती है ड्राई आइस। तुम्हें पता है ना ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, जो CO2 का सॉलिड फॉर्म होता है उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो आपको कल को क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विद ड्राई आइस, तो उसमें घबरा मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, हे भगवान ड्राई आइस तो मुझे कभी पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म पे। मैं रिएक्शन के मैकेनिज्म के बाद डायरेक्ट ट्रिक कैसे लिखनी है इस पर भी बात कर लूँगी, बट देखो मैं तो इसकी ट्रिक में ना कभी जाती नहीं हूँ। ठीक है, सीधी सीधी रिएक्शन है, ओरली वैसे तो हो जाती है, लेकिन फिर भी ट्रिक बताना मेरा काम है, अप्लाई करना नहीं करना वो तुम्हारा काम है। तो मैकेनिज्म इतनी इजी है कि आपको अगर लेट से पेपर में कभी ट्रिक भूल भी गए तो फटाफट खुद ही कर लिया। तो लेट्स इमेजिन यू है CO2, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको मैंने लेट से कह दिया आर और ये MgX। अब मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ड्राई ईथर एक्चुअली यूज़ करना चाहिए। ओके, तो जब आप इस तरीके से ड्राई आइस को और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपस में ट्रीट करते हो तो एज वी नो कि आर के ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ओके, बाजू वाले में भी आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की मार्किंग कर लो। तो अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करूँ तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आपका जो ऑक्सीजन है उससे पार्शियल नेगेटिव होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। अभी ये जो है मेरा ग्रिग्नार्ड का ये वाला आर, ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। क्यों यहाँ पे आर निगेटिव इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मेरा आर है ग्रिग्नार्ड का वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। क्यों वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तुम खुद सोचो। वो इसीलिए एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है क्योंकि बाजू वाला जो सबस्ट्रेट है CO2 उसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता तो वहाँ का H निकालता, खुद के साथ कंबाइन करवाता और भाग जाता। अब क्योंकि वो एज अ बिहेव कर रहा है किसके जैसे, वो बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है सो देयरफॉर वो कहाँ पे अटैक करेगा, विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, वो कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे वो अटैक करेगा। तो अब तुम खुद सोचो, बाजू के सबस्ट्रेट में तुम्हें पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, मुझको तो दिख रहा है, ये आया आपका आर, यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म किया। ओके चलो बना लेते हैं बॉन्ड। कार्बन है, कार्बन के साथ आके आर कनेक्ट हो गया। आर अपने साथ अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के लेकर आया है, आर अपने साथ अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के लेकर आया है। कौन, MgX। तो MgX कहाँ जाएगा, तो देखिए वो MgX कहाँ जाएगा उस पर सोचते हैं। तो वो MgX कहीं नहीं जाता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस आर के साथ ये MgX यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं रहता ये MgX, बराबर ये MgX आप लोगों का यहाँ नहीं रहता है। तो ये MgX कहाँ जाने वाला है बताओ, कहाँ जाएगा ये MgX। इसका कोई ठोर ठिकाना है कि नहीं है कि एकदम क्या कहते हैं उसको, बंजारों के समान घूमेगा, नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोगों का आर निगेटिव कार्बन वाले सेंटर पे अटैक करेगा तो कार्बन टोटल 5 बॉन्ड बना लेगा। ये तो एग्री करते हो, कार्बन के अगर ऐसा मान लेते हैं मैंने डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अब 5 बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं, तो देयरफॉर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो देखो ऑक्सीजन के पास पहले से 2 हैं, तभी ऑक्सीजन के पास जब वो एक और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, O निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। और अगर O निगेटिव क्रिएट हो गया तो ये जो आप लोगों का ये वाला पार्ट है ना MgX, ये MgX वाला पार्ट जाकर इससे जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि Mg पे पॉजिटिव है और उस O पे नेगेटिव है। सब कुछ आपको एक ही स्टेप में करके दिखाना है, मल्टीपल स्टेप आप लोगों को करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर कि एक में पहले मैं पॉजिटिव क्रिएट कर रहा हूँ फिर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, एक बार में आप लोगों को क्या करना है, फटाफट रिएक्शन करके दिखानी है। अब क्या हो गया बताइए, आपका आर तो नीचे कनेक्ट हो गया, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अच्छा, और उसके बाद क्या हो जाना है बताइए, अब यहाँ पे आ जाएगा O फॉर ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया है आपका Mg और Mg के साथ X और ये आपके लोन पेयर। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है देखो इस स्टेप में कितनी थी, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp और यहाँ पे अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई है sp2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है sp से sp2 हम लोग चले जाते हैं। कल को बहुत सारे क्वेश्चन इससे इनऑर्गेनिक के तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, पूछने वाले पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप कभी ऐसा मत समझो कि JEE के पेपर में सवाल ऐसे इजी आ जाएंगे, मैकेनिज्म डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें आपको दिमाग लगाना है। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप लोग एसिड्स को प्रिपेयर करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से या घुमा फिरा के इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जाए आपके सामने, तो बताइए कि परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ा कि घटा, बॉन्ड एंगल बढ़ा कि घटा। तो जिसको ये रिएक्शन पता होगी, जिसको मैकेनिज्म पता होगी, वो तुरंत जवाब देगा कि क्या हुआ वहाँ पे। जिसको कुछ पता ही नहीं हो क्या जवाब देगा बताओ, है ना, जिसको कुछ पता ही नहीं है वो क्या जवाब देगा।
तो इसीलिए चीज़ों को ध्यान से समझना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। चलो अब यहाँ पे हम आ गए, क्या ये रिएक्शन इतने ही स्टेप पे रुक गई क्या? नहीं, अब वैसे तो इस कायदे से रिएक्शन को इसी स्टेप पे रुक जाना चाहिए, बट तुम बताओ क्या ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट मेरे कोई काम का भी है क्या? ये प्रोडक्ट मेरे कोई काम का नहीं है। मेरे को तो चाहिए था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिला नहीं मुझको। तो ऐसे में अब मैं क्या करूँ? हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाली स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिलता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग दे देते हैं, जा भाई तेरी करवाते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो ये लो, हमने उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी, एसिड हाइड्रोलिसिस मैंने उसकी करवा दी। तो एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने का आपको फुल ऑन मैकेनिज्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी शॉर्ट सी ट्रिक है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, ये तो पता है ना कि करवाई जाती है, इससे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े हो, कोई पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ा जाता है, Mg के पास वाले बॉन्ड को OH दिया जाता है और O को H दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या हुआ, कार्बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये R और वहाँ पे O और O को मिल गया H, साथ ही साथ में यहाँ से क्या हो गया Mg के साथ में X और वो OH भी किससे कनेक्ट होगा, Mg से ही कनेक्ट होगा। इस तरीके से हम लोगों का प्रोडक्ट हम लोगों को बन के मिल गया, खत्म कहानी, और तो कुछ है नहीं। तो अगर तुम एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं करवाते तो वो रिएक्शन स्टेप पे रुक जाती। अब वो यहाँ तक पहुंची है, फाइनल प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड उसने दे दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, खत्म हो गया। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ मुझे बताने की नीड है, एकदम सिंपल सोबर प्यारा सा चीज़ थी, एकदम तेज़ी से हम लोगों की हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बाकी लिख कर दिए हैं, लाइक SO2 लिख के दिया है, SO3 लिख के दिया है, उसकी भी मैकेनिज्म सेम तरीके से लिख के देखना, बराबर प्रोडक्ट बनता। क्योंकि कई बार कैसा होता है, पेपर में डायरेक्ट प्रोडक्ट हम नहीं बना पाते, भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपको कम से कम मैकेनिज्म आनी चाहिए। बट अगर कोई ऐसा है बोर्ड्स के लिए कि नहीं मैं तो मैकेनिज्म छोड़ो, ट्रिक याद रखूंगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपके बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने प्रोडक्ट डाला है, लिखो, ठीक है। सो देयरफॉर ऐसे में आप क्या करो, सीधा सीधा उसका प्रोडक्ट लिखना, बोर्ड्स वाले लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अब इसको हम लोग लिखना सीखते हैं। लेट्स मैन ये इमेजिन करते हैं कि आप लोगों के पास ये एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे CO2 है, ऑब्वियसली यहाँ पे हीटिंग तो करनी पड़ेगी, साथ ही साथ में हमको ड्राई ईथर देना पड़ेगा। प्रोडक्ट बोलो क्या है, तो क्या करना, Mg और Br को छोड़ दो, Mg और Br को छोड़ दो और गिनो आपके पास कितने कार्बन है। तो जो कार्बन की क्वांटिटी है, ये जो कार्बन की क्वांटिटी है वो गधे समान यहाँ से गिनना मत शुरू कर देना। वो पोजीशन क्या कहलाती है, वो पोजीशन Mg कहलाती है, वो पोजीशन क्या कहलाती है, Mg। कार्बन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ से काउंट होगी, 1 2 कार्बन का आपका रिएजेंट है या फिर क्या है, 2 सबस्ट्रेट है, जो भी है, ठीक है, आपका 2 कार्बन का है और इसका यहाँ से 1 और कार्बन आ जाएगा। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो टोटल कार्बन की संख्या 3 हो गई, ऐड कर दो, कितना होगा, 3 कार्बन का एसिड बना दो। क्या बन जाना है 3 कार्बन का एसिड, CH3 CH2 और COOH। सिंपल ना, बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करना, जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास कार्बन है उससे बस 1 कार्बन क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। अब जैसे इसी तरीके से मैं ये क्वेश्चन और देती हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है CH3MgBr और इस बार CO2 की जगह लेट्स इमेजिन मैंने SO2 डाला, बाकी ये कंडीशन तो वैसी की वैसी है ना। तो अब ऐसे में देखो ये क्या हो जाएगा, अब ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ पे अब 1 कार्बन नहीं है, यहाँ पे सल्फर है, 1 कार्बन लिखना अपना CH3 और बराबर C और फिर जो COOH लिखने की आदत है वो COOH लिखने की आदत ना लगा, H लिखने की आदत लगा। दिस इज योर व्हाट, सल्फोनिक बाय प्रोडक्ट में नहीं, मैसेज करके पूछो कि मैडम यहाँ पे बाय प्रोडक्ट, मैडम यहाँ पे वाला था ना बनने वाला, तुम्हारे को बाय प्रोडक्ट इतना तो तुम लिख सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल, लेट्स इमेजिन आपके पास ये CH3 और MgB और ऐसे में इसकी रिएक्शन करा रहे हो के साथ ये एरो है। बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो कैसे करेंगे, कोई टेंशन नहीं, मतलब सल्फोनिक एसिड बना लो, बेसिक सल्फोनिक एसिड बना लो। तो बेसिक सल्फोनिक एसिड का ढांचा कैसा दिखता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। अब इस S से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने भी कार्बन दिख रहे हैं, कनेक्ट कर दो, कितने दिख रहे हैं, 2।
उसको कार्बन की चेन यानी कि CH3CH2, ये बन गया हम लोगों का इथाइल सल्फोनिक एसिड। क्योंकि 2 कार्बन है तो देयरफॉर इट विल बी टर्म्ड एज इथाइल, और ये जो पीछे का पार्ट है, इस पीछे के पार्ट को हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड। सो इट विल बी नोन एज इथाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से बराबर है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर मान लेते हैं आप लोगों को मैंने यही दे दिया, CH3 दे दिया, CH2 दे दिया, MgBr दे दिया, और इस बार कहती हूँ कि कार्बन डाइसल्फाइड डालो। तो कार्बन डाइसल्फाइड डालने से क्या होगा? बाकी इधर कंडीशन सेम है, हाइड्रोलिसिस भी कराने हैं। हाँ, ये भी बता दूं, अगर तुम बोलोगे कि सिर्फ ड्राई ईथर डालने से प्रोडक्ट बनता है, नहीं, आपको क्या करानी पड़ती है, हाइड्रोलिसिस कराती हो तो एसिड तक पहुंचते हो। हाइड्रोलिसिस नहीं कराओगे ना तो इसी स्टेप पे अटके पड़े हुए रहोगे। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा। तो व्हेन वी यूज कार्बन डाइसल्फाइड तो एसिड क्या बनता है? एसिड बनता है डाइथायोइक एसिड। डाइथायोइक एसिड कैसा दिखता है? जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता था, अब कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर होगा। जहाँ पे कार्बन OH वाला ग्रुप होता था, अब वहाँ पे SH वाला ग्रुप होगा। और ये जो जितनी भी कार्बन की चेन दिख रही है, इस कार्बन की चेन को यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दो। ये इतना सिंपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से टॉपिक समझ में आ गया है, मैथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गई है, बस इतना सिलेबस आपके बोर्ड्स का है। अब कुछ हम लोग बोर्ड्स अगर मैं बोल रही हूँ तो ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका टारगेट से बोर्ड्स की प्रिपरेशन का रहता है। अदरवाइज ये सेम रिएक्शन आप लोगों के JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है, उसमें ऐसा मैंने कुछ नहीं छोड़ा कि अरे यार ये तो बोर्ड्स का वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आ जाओ इधर, अभी फटाफट प्रोडक्ट लिखेंगे। PH, इधर पे ये आप लोगों का Cl, यहाँ पे Mg, यहाँ पे CO2 एरो है, यहाँ पे H2O है, और यहाँ पे आपका B। अब बताना है कि आंसर क्या है, राइट। तो याद रखें ये दोनों तो मिलके पहले ग्रिग्नार्ड बनाएंगे, तो पहले आप इनसे ग्रिग्नार्ड बना लो। ठीक है, पहले आप इनसे ग्रिग्नार्ड बनवा लो। तो जब आप इनसे ग्रिग्नार्ड बनाने जाओगे तो ग्रिग्नार्ड कैसा बनेगा? RMgX। सो R क्या है? ये PH है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन ये 2 कार्बन। Mg, अब Mg लिखो, तो Mg यानी कि ये, और X यानी कि ये Cl, ये आपका ग्रिग्नार्ड है। पहले ग्रिग्नार्ड बना लिया करो। अब इस ग्रिग्नार्ड से CO2 रिएक्ट करने जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट हम लिखते हैं। मैं यहाँ ड्राई ईथर डाला, हीटिंग की, हाइड्रोलिसिस की, ये सब मैं नहीं लिख रही, वो याद है, कंडीशन सो है, उसको बार बार मैं लिख के क्या करूँगी, मैं बस बता दे रही हूँ कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन हाइड्रोलिसिस के बाद वाली है। तो देखिए PH आपका 1 हो गया, तो एक फाइनल प्रोडक्ट में PH तो रहने वाला है। PH के अलावा कितने कार्बन रहने वाले हैं वो गिनो, इस तरफ से 1, इस तरफ से 2, और इस तरफ से ये 3। तो 3 कार्बन की चेन बना लेते हैं। ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, और तीसरे कार्बन पे जाने के बाद तुरंत वहां पे लिख दो कि C, मतलब ऐसा डबल बॉन्ड OOH, ये ऐसा। मतलब कई लोगों की देखा मैंने आदत देखी, तीसरे कार्बन पे जाने के बाद फिर चौथे कार्बन पे वो लोग COOH लिखते गधे समान। ऐसा नहीं, वही तीसरी पोजीशन ही, यानी कि वो आखिरी पोजीशन ही आपकी एसिड वाली पोजीशन होगी। ये बन गया प्रोडक्ट। तो कई बार जरूरी नहीं है कि आपको ग्रिग्नार्ड बना के दिया जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड बनाने का काम आपका भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी ये सवाल है, इस सवाल में आपको अल्काइल हैलाइड दिया है, यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है, यहाँ पे CO2 दिया है। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ड्राई ईथर भी कर दिया मैंने, हीटिंग भी कर दी, सेकंड स्टेप में मान लो मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस भी कर दी, लो हो गया। चलो कहानी बोलो अभी फटाफट। तो क्या हो जाएगा? पहले तो आपको ग्रिग्नार्ड बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड कहाँ से बनाते हैं? जहाँ से आपका क्लोरीन अटैच है, यानी कि जहाँ पे आपका हेलोजन अटैच होता है, उस पोजीशन पे जाओ, और उस पोजीशन पे जाने के बाद मैग्नीशियम लगा दो और क्लोरीन को खिसका के उसके बाजू में कर दो। ठीक है, जहाँ हेलोजन अटैच होता है ना, उसी पोजीशन पे मैग्नीशियम लगाओ, बस खिसका के क्लोरीन को बाजू में कर दो, और कुछ नहीं। अच्छा, और प्लस में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्लस में बोला जा रहा है CO2। प्लस में क्या बोला जा रहा है? CO2। तो यह आ गया आप लोगों का CO2। अच्छा, तो CO2 के साथ अब रिएक्शन करानी है, करा लेंगे, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे लोगों से होती है गलती। अब जिन लोगों की अक्ल चलती है मैकेनिज्म में, वो लोग बराबर लिखते हैं, और जिनकी अक्ल नहीं चलती है मैकेनिज्म में, उनका वो लोग क्या करते हैं, यहाँ कोने काने में कहीं COH लटकाते हैं। देखिए करना क्या होता है, जिस पोजीशन पे आपका ग्रिग्नार्ड होता है ना, उसी पोजीशन पे COH लगाना होता है, उसी पोजीशन पे, कहीं कॉर्नर में लगेगा ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो ये हो गया आपका COH। बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है साथ में, मैं बता दूँ। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ये इस प्रकार से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरे बाप रे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे ये रिंग दिया है, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ग्रुप लगा दिए। इन पोजीशंस पे कुछ नहीं है, मतलब Me है। अगेन यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे CO2 और बाकी कंडीशन सब सेम है। मैं आप फाइनल आंसर लिखूंगी, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ऐसा कोई कठिन काम नहीं दिया गया है जो आप लोगों को नहीं बनेगा, ऊपर सिखाया है उसके बेसिस पे करो। और उसके अलावा इन क्वेश्चंस के वाया मुझे कुछ आपको जानकारी भी देनी है, तो जो जानकारी मुझे देनी है इन क्वेश्चंस में ही मैं दे दूंगी, ठीक है। ये सारी कंडीशंस आप लोगों की रेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब सब कुछ सेम है। चलो पहले ये 3 कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे प्रोडक्ट मैं बताती हूँ डायरेक्ट। जहाँ पे Cl लगा है उस Cl को हटाओ, वहाँ पे ज़रूर MgCl आया होगा, और ज़रूर जब वो MgCl गया होगा तो उसी MgCl की पोजीशन पे वहाँ पे क्या आया होगा, COH। तो इसकी फाइनल ट्रिक होती है, जहाँ पे हैलोजन दिख रहा है वहीं COH लगा दो, खत्म कहानी, बराबर है। अच्छा, अब इसका मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर करके रखना, वीडियो के एंडिंग में मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि कई लोगों को रिंग वाले IUPAC में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रिंग को मेन ग्रुप लें कि लोकेंट लें वगैरह वगैरह। एकदम एंडिंग में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाओ। क्या हो जाएगा, जहाँ पे Cl लगा हुआ है, PH मतलब बेंजीन रिंग, जहाँ पे Cl लगा है उसको हटाओ और उसके जगह पे COH लगा दो। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। ये PH है, इधर कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, ऊपर में Me है, इधर में Me है, और इस पोजीशन पे आके कौन लग जाएगा, इस पोजीशन पे लग जाएगा COOH। अगर मैं SO2 डालती, ठीक है, अगर मैं SO2 डालती तो क्या बनता बताओ, सल्फिनिक एसिड, यानी कि SOOH। अगर मैं CS2 डालती तो क्या बनता, डाइथायोइक एसिड। अगर मैं SO3 डालती तो क्या बनता, सल्फोनिक एसिड। सल्फर के ऊपर में भी डबल बॉन्ड, नीचे में भी डबल बॉन्ड हो, और राइट साइड में OH, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन अभी आपको करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। यहाँ पे Me दिया हुआ है, ये इधर नीचे है, ये इधर है, फिर उसके बाद इधर आप लोगों के पास Br है। अब तुम्हें यहाँ पे Mg दिया है। अच्छा, प्लस में, अब प्लस के बाद की कंडीशंस देखो, कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट कर दी। आप CO2 डालो। अच्छा, बाकी जो अदर चीज़ें होती हैं, अदर चीज़ें यानी कि ड्राई, ईथर, हाइड्रोलिसिस, वो सब मौजूद है, ठीक है, वो सब मौजूद है। मैं किसी भी चीज़ को खा नहीं रही हूँ, बस मैं बार बार उसको लिख नहीं रही हूँ। इतनी कॉमन सेंस एटलीस्ट तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इस पूरी स्टेप में हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब तो यार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या डबल बॉन्ड के आने से कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हो और आपके सबस्ट्रेट में यदि डबल बॉन्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर यहाँ से आपको क्रिएट करने की नौबत पड़ती तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कुछ इस प्रकार का दिखता, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का दिखता। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, डबल बॉन्ड से हमारा क्या जाता है, और जहाँ ग्रिग्नार्ड होता है वहीं पे जाके आके फाइनली ग्रुप्स आके अटैच होते हैं। तो CO2 के केस में कौन सा ग्रुप आता है बताइए, कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप। यानी कि जहाँ आपको अभी MgBr दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। SO2 के केस में आपको जहाँ पे अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgBr दिख रहा है वहाँ आ जाएगा SOOH। और SO3 के केस में जहाँ पे अभी आपको ये क्या नाम है, सल्फर है, इस सल्फर को डबल बॉन्ड O और ये OH। और CS2 के केस में यहाँ पे Me, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आता है, सल्फर नहीं आता है, क्या आता है, कार्बन आता है, ठीक है। कार्बन के बाद डबल बॉन्ड S और यहाँ पे आ जाता है SH, ये इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने, कोई इसमें कठिन काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ये चीज़। अच्छा, अब आ जाते हैं, सुनिए। अच्छा, मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो डालना भूल गई थी, कोई बात नहीं, वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैं डाल दूंगी, मेरे को चीज़ें याद रहेंगी कि क्या मैंने कंप्लीट किया है क्या नहीं। जैसे क्वेश्चन है RMgBr है, ओह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने का है नहीं पता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो आपको पूछता है कि यहाँ पे हमने ईथर लिया है, हीटिंग की है, सेकंड स्टेप में मैंने हाइड्रोलिसिस की है, यहाँ से एक प्रोडक्ट बन रहा है P, और अगर यही सेम सेट अगर मैं लूँ और यही सेम कंडीशंस अगर मैं लूँ तो यहाँ एक प्रोडक्ट बन रहा है Q। जो प्रोडक्ट P मेरे पास बन रहा है वो वैलेरिक एसिड है। कौन है वो, वैलेरिक एसिड। और जो प्रोडक्ट Q बन रहा है वो कौन है, मेरा कैप्रोइक एसिड। तो आपको बताना है कि इन बोथ केसेस व्हाट इज R, ठीक है, आपके पास जो दोनों केसेस हैं व्हाट इज R। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट की तरफ हम चलते हैं। वो नोट आपको एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मोटी सी जानकारी शेयर करेगा। उस नोट को पहले समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला नोट मैं रिपीट करूँगी, लेकिन अभी क्योंकि मुझे नींद पड़ी है और मैंने सॉरी बताया नहीं है, तो देयरफॉर मैं अभी इसको पहले बता देती हूँ। देखो ध्यान से सुनेंगे। आपके पास कार्बन होते हैं, वी नो, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड वगैरह 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 प्रकार के एसिड, राइट। अच्छा, अभी आपको इतना तो पता है कि अगर एसिड में कार्बन की संख्या यदि 1 है, ठीक है, तो उसको हम लोग IUPAC में कहते हैं मिथेनोइक एसिड, जो कि चींटियों में होता है। छोटे स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा भी होगा। और उसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ये भी आपने पढ़ा है, नो डाउट। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो IUPAC के हिसाब से नाम वाम आपको लिखना आता है। मैं अभी इसके बाद अगेन नाम नहीं लिखूंगी, दैट इज इथेनोइक एसिड। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। चाइनीज़ फूड में विनेगर जो यूज़ होता है, विनेगर इसी एसिटिक एसिड से बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ी सी एक कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन है, कोई लॉजिकल फॉजिकल कुछ नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन पार्ट है। तीसरे वाले अगर 3 कार्बन रहा तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन अगर आपको उसका कॉमन नेम लिखना रहा तो देखो कॉमन नेम क्या है, PROP प्रॉप रहेगा, फिर IONIC आयोनिक रहेगा, और फिर एसिड रहेगा। ये इतने से पार्ट में ना लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि इस चीज़ का IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपेनोइक या प्रोपेनायुक। हमें लगेगा यार दोनों तो सेम है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो कॉमन नेम तो कुछ ऐसे होते हैं, फॉर्मिक, एसिटिक, है ना, टाइप के लोग, टार्ट्रिक, ऐसे तो कभी नाम कॉमन नेम होते ही नहीं है प्रॉप वाले वर्ड के। तो देयरफॉर यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, ठीक है। आगे आ जाओ चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में आए 4 कार्बन का IUPAC नेम ब्यूटेनोइक एसिड होता है, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके कॉमन नेम में मुझे बात करनी है, दैट इज नोन एज ब्यूट्रिक एसिड। क्या कहते हैं उसके कॉमन नेम में? ब्यूट्रिक एसिड। अगर मैं इसी कार्बन की संख्या 5 कर दूं तो 5 करने के बाद जो एसिड मेरे पास आएगा वो एसिड कहलाता है वैलेरिक एसिड। तो यानी कि अब तुम समझ जाओ वैलेरिक एसिड किसको कहते हैं। वैलेरिक एसिड किसे कहते हैं? पेंटेनोइक एसिड को कहते हैं, पेंटेनोइक एसिड को कहते हैं। अगर मैं कार्बन की संख्या 6 कर दूं तो वहाँ जो मेरे पास एसिड क्रिएट होगा दैट विल बी नोन एज कैप्रोइक एसिड। वो कौन सा एसिड कहलाएगा? कैप्रोइक एसिड कहलाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, आगे का अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ देखो ये बोल रहा है कि P जो बना वो एक वैलेरिक एसिड है। तो अगर जो P वहाँ क्रिएट हुआ, अगर वो P एक वैलेरिक एसिड है तो ज़रूर इस एसिड में टोटल कार्बन की क्वांटिटी 5 होगी और नीचे वाले में टोटल कार्बन की क्वांटिटी 6 होगी। अब देखो तुम्हें क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूँ कि जब आपकी CO2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में जो रिएक्शन होती है एक स्टेप अप रिएक्शन है, जिसमें से एक कार्बन CO2 कंट्रीब्यूट करता है और बाकी के बचे हुए सारे कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें से ये जो 5 कार्बन में से एक कार्बन तो कहाँ से आया होगा? CO2 ने दिया होगा, और जो बचे हुए 4 कार्बन है वो किसने दिए होंगे? आप लोगों के ग्रिग्नार्ड ने दिए होंगे। अब पेंटेनोइक एसिड तो एक सीधा साधा एसिड है ना, सीधा साधा मतलब नो ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन। तो ऐसे में R यहाँ पे आपके केस में, केस नंबर P के केस में, ठीक है, P और Q के केस में बताइए क्या होगा? P के केस में होगा RCH3 CH2 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 और आगे ग्रिग्नार्ड लगा हुआ है। और कैप्रोइक के एसिड में बस ये कितने कार्बन? 5 कार्बन का ये हो जाएगा, बस खत्म। ये सिंपल सा सवाल था, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल जिस पे हमारी कहानी आकर अभी क्या होती है? ख़त्म होती है। अच्छा, अब इसके आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो बताना हो आपको। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, एक क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। मान लेते हैं आप लोगों के पास ये एक रिंग दिया हुआ है, इस रिंग में ऊपर Me का ग्रुप लगा है, यहाँ पे डैश 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 Cl। ये डैश क्या इंडिकेट करता है? कि वो जो आपका Cl है वो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, और ये वेज पोजिशन ये टूवर्ड या फिर कह सकते हो बाहर की तरफ आ रहा है, ये हाइड्रोजन है। आप सबसे पहले ग्रिग्नार्ड बनाओ, सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड बनाओ, ताकि कल को अगर पेपर में स्टीरियो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन से ग्रिग्नार्ड बनाने पे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड क्या है। तो जब हम ग्रिग्नार्ड बनाते हैं और ये आपका कार्बन कैसा है, ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो ऐसे में अब जब आप ग्रिग्नार्ड बनाओगे तो हमारी आदत कैसी रहेगी? हम यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे ग्रिग्नार्ड बनाएंगे, जहाँ Cl दिख रहा है उसी पोजीशन पे जाएंगे, डैश 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 देंगे,
Mg लिखेंगे, Cl लिखेंगे और यहाँ पे ऐसी वेज पोजीशन पे आप हाइड्रोजन बना दोगे। लेकिन याद रखना स्टीरियो के यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्म भी बनेगा। दूसरा फॉर्म बनेगा मतलब क्या, जो हाइड्रोजन आपके डैश पे हुआ करता था वो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन वेज पे हुआ करता था वो डैश पे आ जाएगा, और जो आपका क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड का वो MgCl डैश पे हुआ करता था वो अभी वेज पे आ जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर उसके बाद जब अभी आपके कंटेनर में तो ये दोनों क्वांटिटी बनी है, अब हो सकता है जब आपने CO2 डाली तो आपकी CO2 आपके इस फर्स्ट वाले के साथ रिएक्ट कर गई हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। और उसके बाद जब वो फर्स्ट वाले के साथ रिएक्ट करेगी तो फर्स्ट वाले के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट बनाएगी, जहाँ पर आप लोगों का Mg और Cl दिख रहा है उस Mg और Cl वाली पोजीशन को वो हटाएगी और उस पोजीशन पे लाके पटक देगी किसको, आपके कार्बोऑक्जेलिक एसिड को। ठीक है, और लेकिन ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इस वाले आपके क्या कहते हैं प्रोडक्ट के साथ अगर आपका CO2 बना तो ऐसे में ये आप लोगों के पास रिंग होगी, रिंग में यहाँ पे Me होगा, यहाँ पे आपकी डैश पोजीशन पे क्या आ जाएगा, H रहेगा, और वेज पोजीशन पे क्या आ जाएगा, COH। तो इससे ये सीख मिलती है कि whenever you are going to form a Grignard reagent and if a stereochemistry is involved, तो वहाँ पे आपको उसके सिस और ट्रांस आपको उसके दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, दोनों बनाने हैं मतलब दोनों बनाने हैं, उसमें आई डोंट थिंक कि देयर इज अ स्कोप ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट। अब उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जो आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये जो होता है इस क्वेश्चन को हम एज अ एक्सेप्शन याद करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको एक्सेप्शन जैसे याद करते हैं, याद कर भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो रीज़न है वो भी मैं रीज़न बता देती हूँ कि किस तरीके से देखो ये प्रोडक्ट बनता है। आपको यहाँ पे बोला गया कि ड्राई ईथर डालो, हीट करो। ठीक है, अच्छा किया, उसके बाद आपने बोला कि मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँगा, करो। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि अब यहाँ पे तुम इससे क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पहली बात तो ये है कौन, ये आपका क्या कहते हैं ईथेन है। ठीक है, 1,2 ड्राई ब्रोमो ईथेन है, बराबर। अच्छा, अब इसमें तुमने डाला वो CO2, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, बताओ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तुम एक्सपेक्ट करोगे कि पहले तो ग्रिग्नार्ड बनाएंगे। अच्छा, बना लीजिए ग्रिग्नार्ड, ये 2 कार्बन, इस एक कार्बन से Mg, इधर पे Br, यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br, ये मैडम हमने बना लिया ग्रिग्नार्ड। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती, अगर ये चीज़ पहली बार अभी पढ़ रही होती तो मैं भी यही कहती कि हाँ करके ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, उसके बाद इसमें अगर हाइड्रोलिसिस सब करवा दी तो हम लोग जैसा भी ऊपर सीखते आ रहे हैं, यहाँ पे MgBr होता है, बस उसकी जगह पे आप लोगों का आ जाता है COOH ग्रुप। तो इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करती कि ये कुछ मेरा प्रोडक्ट बनता, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती मेरी, बराबर। अच्छा, लेकिन ऐसे में जब आप 1,2 डाइब्रोमो ईथेन को रिएक्ट कराते हो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, आप ये जो अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा बनना चाहिए, ये नहीं बनता है। ठीक है, आप लोगों का ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसीलिए इसको मैंने कहा था कि ये इस आज के क्लास का सबसे आखिरी पार्ट है। ठीक है, ये आखिरी पार्ट, और फिर हम लोग इस क्लास को ओवर करेंगे बस कुछ और छोटी छोटी बातें बताकर। अब यहाँ पे रियलिटी में क्या प्रोडक्ट बनता है, रियलिटी में यहाँ पे आप लोगों का क्या प्रोडक्ट बनता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो बना नहीं, फिर अब जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ऑब्वियसली वही बनेगा, तो अब यहाँ पे बना क्या, तो यहाँ पे अब जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में आप लोगों का जो MgBr2 है, MgBr2 एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अभी तक क्या हो रहा था, आप लोगों की कौन सी स्पीशीज़ बाहर निकल रही थी बताइए, आप लोगों की जो स्पीशीज़ बाहर भाग रही थी वो था Mg से कनेक्टेड होता था एक X से कनेक्टेड होता था एक OH। आई एम राइट? अच्छा, एम आई राइट? ओके। उसके बाद आप लोगों का क्या बनता था, एक क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये तो बाई प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आपके पास इस तरीके से आजू बाजू में 2 ब्रोमीन लगे हों एकदम, इसको अगर मैं कहूँ अल्फा पोजीशन, इसको मैं ये कहूँ बीटा पोजीशन, तो इस तरीके से आप लोगों का प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है, बराबर इस तरीके का प्रोडक्ट है।
ये वाली चीज़, बराबर। अच्छा, अब इस सबसे ज़रूरी चीज़, ये ऐसा क्यों हुआ, बराबर, ये ऐसा क्यों हो गया। तो इस चीज़ का जो आंसर है वो तुम एक बार सोच के देखो कि क्या होना चाहिए, बराबर। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तो मैं यारी चीज़ बता ही दूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने आगे के पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स किस तरीके से ग्रिग्नार्ड से प्रिपेयर करने, ये तुम लोगों को मैं बता चुकी हूँ। आई होप सो कि ये चीज़ तुम लोगों को बन गई होगी। इसमें आप डाउट का कोई स्कोप मत रखना, फटाफट करना, जल्दी जल्दी काम करना, फटाफट होता है। सिंपल रिएक्शन है, कोई ऐसी कठिन नहीं है जिसमें तुम्हें तकलीफ हो कि हाय ये तो बन ही नहीं रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी पार्ट है। इवन पूरा ग्रिग्नार्ड ही एक सबसे इंपॉर्टेंट और ईजी पार्ट होता है, सोचने लायक कुछ होता नहीं है इसमें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कल जब हमने नाइट्राइल्स की रिएक्शन पढ़ी थी, तो नाइट्राइल्स की रिएक्शन में आपको एक जीके फैक्ट बताया था कि जीके फैक्ट ये है कि जब भी आप लोगों को नाइट्राइल्स क्रिएट करना होता है तो आप नाइट्राइल्स कैसे क्रिएट करते हो, अल्काइल हैलाइड लाओगे, उसमें आपका वो क्या कहते हैं NaCN, एक्वस NaCN डालोगे, नाइट्राइल अल्काइल नाइट्राइल बन के रेडी हो जाएगा। बट वो जो प्रोसेस है अल्काइल नाइट्राइल को क्रिएट करने की, वो खुद में एक SN2 मैकेनिज्म है। इसीलिए जो नियम SN2 मैकेनिज्म के वैलिड होते हैं वो सारे मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट देखना पड़ता है। जैसे कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं चलेगा नाइट्राइल वाले प्रोसेस के लिए। अगर आप अल्काइल हैलाइड एक 3 डिग्री वाला ले रहे हो और 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड से यदि आप नाइट्राइल बनाओगे और फिर नाइट्राइल से अगर आप एसिड बनाओगे, तो वो नाइट्राइल ही जब नहीं बनेगा तो एसिड क्या खाक बनेगा। तो 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड नॉट अलाउड, ठीक है। डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ अल्काइल हैलाइड इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ब्रिज बॉन्डिंग वाले में पोजीशन पे अगर Cl जुड़ा है तो वो अल्काइल हैलाइड तो SN1 SN2 दोनों में नॉट अलाउड। अगर आप लोगों के पास मान लेते कोई विनाइल हैलाइड है तो वैसा हैलाइड भी नॉट अलाउड। तो क्या ऐसी कोई कंडीशंस आप लोगों के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी एक्ट करती हैं क्या, ठीक है, बराबर। क्या ऐसी कोई रिएक्शन आपके ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी रिएक्ट करती हैं, कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं क्या। तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 3 डिग्री RX से कोई परेशानी नहीं है, बराबर, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। जो परेशानी नाइट्राइल को है, नाइट्राइल को 3 डिग्री RS नहीं परवड़ता, नहीं चाहिए। ग्रिग्नार्ड बोलता है मुझको चलता है, ले आओ 1 डिग्री भी ले आओ, 2 डिग्री भी ले आओ, 3 डिग्री भी ले आओ, कुछ भी ले आओ, मुझको चलता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड से एक ढेले भर का लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों का अगर आप बेंजीन रिंग यानी कि अगर आप अराइल हैलाइड लाते तो आपका जो नाइट्राइल है ना मुंह पे मना कर देता तुम्हारे कि ना मेरे को नहीं बनाना, मैं नाइट्राइल नहीं बनाऊंगा, जा तू जा। लेकिन ग्रिग्नार्ड ऐसा नहीं है। ग्रिग्नार्ड बोलता है कोई बात नहीं, मैं अराइल हैलाइड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रिग्नार्ड से पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेता हूँ, फिर मैं एसिड बना। तो सोचो, उसको अराइल हैलाइड से भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। उसको विनाइल हैलाइड से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको विनाइल हैलाइड से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में याद रखना, जो कल की रिएक्शन, जो कल की रिएक्शंस के ड्रॉबैक्स थे वो आज की रिएक्शन के ड्रॉबैक्स नहीं है, बराबर। वो आप लोगों की आज की रिएक्शंस के ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखोगे, बराबर, ये आप याद रखोगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो कल के रिएक्शन के ड्रॉबैक्स है, अपनी भाषा में या नोट लिख लेना, मैं नहीं लिखवा रही हूँ, इसको अपनी भाषा में लिख लेना। जो कल की रिएक्शन के ड्रॉबैक्स है वो आज की रिएक्शन के ड्रॉबैक्स नहीं है। ना इसको विनाइल हैलाइड से दिक्कत है, ना इसको अराइल हैलाइड से दिक्कत है, ना इसको 3 डिग्री हैलाइड से दिक्कत है, इसे किसी से भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझ गए, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब आगे क्या होता है, अब आगे देखो, ये कहानी होती है। अब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा, अब अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि आप लोगों को विच मैथड इज बेस्ट, विच मैथड इज बेस्ट, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग एक मिनट को, प्रिपेयरिंग स्पेलिंग वगैरह देख लेना, फॉर प्रिपेयरिंग ससेनिक एसिड, ठीक है। आपको ससेनिक एसिड तैयार करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ससेनिक एसिड, इस बला को हम लोग ससेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका COOH, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, इधर कार्बन और ये COOH। तुम्हें लगता है ये कभी भी कहीं देखा था, ये देखो, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये प्रोडक्ट, है ना, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, तो वही है। तो अगर आप बोलोगे कि ससेनिक एसिड बनेगा, तो अगर आपने इसके लिए, अगर आपने मान लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा,
लेकिन एज सून एज ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा तुरंत, ठीक है, तुरंत ये क्या होगा, इसके अंदर से क्या हो जाएगा, MgBr2 निकलेगा बाहर, मतलब ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, ये तो पहली बात बनेगा ही नहीं। और दूसरी बात, इसके अंदर से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो MgBr2 और अल्कीन होता है, यानी कि आप बनाने जा रहे थे डाई एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ना बना, आपका बन गया अल्कीन। सो इस टाइप के एसिड्स को, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक सूटेबल मेथड नहीं है। तो फिर सूटेबल मेथड कौन सी है? नाइट्राइल मेथड सूटेबल है, नाइट्राइल मेथड सूटेबल है, हाँ, जो हमने कल सीखी वाली कल की मेथड यूज करो, प्रोडक्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे सुनेंगे, ऐसे बनाएंगे। आप ले लीजिए स्टार्टिंग में इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि दोनों के कोनों में लग जाए Br, ब्रोमीन। कैसे लगाऊं दोनों के कोनों में ब्रोमीन? तो ये ले लो, Br2 डाल दो। Br2 मार्कोनी, एंटी मार्कोनी सब चलेगा, सिमेट्रिकल है क्योंकि, है ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा बताइए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br यहाँ लटक गया, एक Br यहाँ लटक गया। अब इसमें डाल दीजिए आप एक्वस NaCN, क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपके Br लटक रहे हैं उन Br की जगह वहाँ पे साइनाइड लटकेगा, ये इस तरीके से। और कल हमने रिएक्शन क्या पढ़ी है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। हाँ, हाइड्रोलिसिस आपको 2 टाइम्स करानी पड़ती है, क्योंकि पहली बार कराते हो तो अमाइड में जाता है और दूसरी बार कराते हो तो एसिड में जाता है। तो ये लो, यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ये है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको अगर कोई पूछे कि ये वाला प्रोडक्ट आप कैसे ऑब्टेन करोगे, इसका पूरा पाथवे आप डिस्कस करो, तो ये तरीका है, ठीक है, ये तरीका है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। सादा, सिंपल, टिकाऊ, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो एक और करते हैं इसके ऊपर का सवाल हम लोग यहाँ पे। आप लोगों के पास इमेजिन करो मैंने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान दिया है, अच्छा, इसके बाद बोर्ड्स वाले लोग अपनी चीज़ों को देखना बंद कर सकते हैं, आगे का काम उनके लिए नहीं है। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपको एक्सेस क्वांटिटी में यहाँ पे HI डालना है। जब ईथर पढ़ाया था तो ईथर पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि ईथर और इसके बीच में रिएक्शन किस प्रकार से होती है, बराबर है। थोड़ा सा उस चीज़ को रिकॉल कर लेना, अगर हो सकता है मे बी मुझसे मिस आउट अगर हो गया हो पढ़ाते वक्त तो मुझको बता देना, मैं ये वाली चीज़ का वीडियो क्रिएट कर दूंगी, ठीक है, लेकिन चेक कर लेना। अच्छा, अब आपको ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है पेपर में, क्योंकि रिएक्शन ऐसी सिंपल नहीं आती जितने सिंपल तरीके से ऑर्गेनिक को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, आपको अपना दिमाग और अपनी खोपड़ी चलानी पड़ती है। तो देखो, एक्सेस ऑफ HI डाल रहे हो, ठीक है, एक्सेस ऑफ HI होता क्या है, जब आप HI को लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हो ईथर में, जब आप HI को लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हो ईथर में, तो लिमिटेड क्वांटिटी में HI डालने से होता ये है कि ऑक्सीजन और ये किसी भी बाजू के कार्बन का बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन की तरफ H दे देते हैं और दूसरी तरफ I दे देते हैं, मतलब आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में डालने से कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन से I लग गया, इधर एक और कार्बन, इस कार्बन के पास ये O और O के पास ये OH। लेकिन जब आप इसको एक्सेस क्वांटिटी में डालते हो तो आपका जो लिमिटेड क्वांटिटी में जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है ना, अगर मैंने वीडियो नहीं भी बनाया तो अभी इसी भाषा को समझ जाओ और इसी से सीख भी जाओगे। क्या हो जाएगा, जब आप लिमिटेड क्वांटिटी वाला में प्रोडक्ट जो होता है उसमें जो OH होता है, उसी OH को हटा दो और वही OH हटेगा और उस OH के बदले में क्या आ जाता है, आप लोगों का I क्रिएट हो जाता है। यानी कि दोनों तरफ I एक्सेस क्वांटिटी में डालने से, लिमिटेड डालोगे तो एक तरफ OH एक तरफ I, ज़्यादा डालोगे तो दोनों तरफ I। अच्छा, अब इसमें डालने को बात हो रही है Mg प्लस ईथर की, मतलब वो बात कर रहा है पहले ग्रिग्नार्ड बनाओ, तो ठीक है ना, हम लोग पहले ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड बना लीजिए भाई, क्या हो जाएगा, इधर पे कार्बन, इस कार्बन के साथ Mg, यहाँ पे I, यहाँ पे अगेन सॉरी, यहाँ पे ये वाला और ये वाला Mg और यहाँ पे I। अब वो बोल रहा है कि इस ग्रिग्नार्ड में आपको क्या करना है, CO2 डालना है। एज यू नो, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अबोव डिस्कशंस, डायरेक्ट MgI हटेगा, MgI हटने के बाद सीधा प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा COOH, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH, बराबर है, वहाँ पे आ जाएगा COOH, ये इस प्रकार से ये बन गया C। अब हमको चाहिए D बोल रहा है कि आपने जो B बनाया है, B किसको, ये है आपका B फॉर बॉल, इस बॉल में OH निगेटिव डालो, इस बॉल में क्या डालो, OH निगेटिव।
तो जब आप इस बॉल में OH निगेटिव डालोगे, मतलब अल्काइल हैलाइड है, ये कोई और नहीं बल्कि आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्काइल हैलाइड ही तो है। अब दो हैलोजन उस पर आके अटैच हो गए तो उसकी क्या गलती। और OH निगेटिव का मतलब ये कोई और नहीं बल्कि आपका एक्वस NaOH या एक्वस KOH भी तो हो सकता है। तो तुम्हें याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि जब आपके पास एक RX होता है, उस RX में अगर आप एक एक्वस NaOH डालते हो तो वाली चीज़ बन जाती है ROH बराबर, और प्लस में X निगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो यहाँ पे भी होगी। आपका प्रोडक्ट बनेगा जो डी कैसा बनेगा बताइए। डी बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से, ये आप लोगों की रिंग, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया आप लोगों का OH बराबर ये वाला OH, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस तरीके से। ये तो हम लोग जहाँ से शुरू किए थे यार वहीं पे पहुँच गए। अब आगे वाली प्रोसेस पढ़ते हैं। अब डी से ई जाने के लिए वो बोल रहा है ये करो। कौन है ये? ऑक्सीडेशन है, कोई पगला भी बता देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की माइल्ड स्ट्रॉन्ग है KMnO4 K2Cr2O4 स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, किसकी ऑक्सीडेशन करनी है? अल्कोहल चैप्टर पढ़ के बैठे हो, अल्कोहल चैप्टर पढ़ के बैठे हो। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है ये एक 1 डिग्री का अल्कोहल है, और 1 डिग्री के अल्कोहल की फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है? कार्बोऑक्सैलिक एसिड। यानी कि जो ई प्रोडक्ट बनेगा वो ई प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर आप लोगों का COOH और यहाँ पे COOH, ये ऐसे। सोचो हमने क्या सेम प्रोडक्ट बनाया? नहीं। ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पे गिनो कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन बराबर है। 1 मिनट, मेरे कुछ लगता है गड़बड़ मांग दी है। रुको, शायद ऐसा नहीं, ठीक है सही है। हाँ, यहाँ पे कितने कार्बन है मेरे? 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये 6 कार्बन, यार ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी है शायद मैंने। एक बार को चेक कर लेने दो मुझे। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ओ माय गॉड यहीं तो मिस्टेक कर दी हूँ, सॉरी। हाँ, ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वही वाला कार्बन तो COOH में कन्वर्ट होगा। ये ऐसे कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, और टर्मिनल पे COOH लगाए तो इसे हम लोग कौन सा वाला एसिड कहते हैं? हमने पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को ऊपर मैंने देखो तुम्हें एक तरीका बताया था नाइट्राइल वाले मेथड से ऑब्टेन करने का, और ये देखो ये एक और तरीका हो गया आपके टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन से ऑब्टेन करने का। अच्छा, तो ये हो गया टोटल 4 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ये कितने कार्बन का हो गया? 6 कार्बन का, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एडिपिक एसिड। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एडिपिक एसिड। तो ये याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एडिपिक एसिड क्या है, ये बने हम लोगों के प्रोडक्ट। तो इससे तुम्हें क्या सीख? अच्छा, इससे एक और चीज़ देखते हैं। जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें कितने कार्बन थे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो यदि आपको एक ईथर दिया है, साइक्लिक ईथर में मान लेते हैं n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। इससे एक रूल बनाओ कि अगर आपके पास एक साइक्लिक ईथर है और उस साइक्लिक ईथर के पास खुद के पास n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और आपको चाहिए कि आप वहाँ से एक डाई कार्बोऑक्सैलिक एसिड क्रिएट करो, टर्मिनल वाला, ठीक है, एडजेसेंट वाला नहीं, डाई कार्बोऑक्सैलिक एसिड क्रिएट करो टर्मिनल वाला, सच दैट कि उसके अंदर में भी n कार्बन एटम्स ही होने चाहिए। तो पाथवे क्या होगा कि आप वहाँ पे एक्सेस ऑफ अमाउंट का HI डाल दो। HI डालने के बाद फिर उसी प्रोसेस में आप नेक्स्ट में उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करवा दो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास कोई एक ऐसा एसिड बने, आपके पास एक ऐसा डाई कार्बोऑक्सैलिक एसिड बने जिस डाई कार्बोऑक्सैलिक एसिड के पास, ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ DAT, डाई कार्बोऑक्सैलिक एसिड टर्मिनल, जिसके पास जितने कार्बन आपके उस साइक्लिक ईथर में उससे 2 ज़्यादा हो। तो 2 अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो आप उसको एक्सेस ऑफ HI के साथ ट्रीट तो करो, लेकिन एक्सेस ऑफ HI के साथ ट्रीट करने के बाद OH निगेटिव ना डालो, उसमें डालो ग्रिग्नार्ड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड डालने से क्या होगा? ग्रिग्नार्ड प्लस CO2। देखो 1 कार्बन 1 I पे, जैसे कि देखो ये 1 I था तो 1 कार्बन बढ़ता, 2 I है तो 2 कार्बन बढ़ेंगे, तो टोटल 4 तो पहले से थे, 2 और बढ़ गए ग्रिग्नार्ड की वजह से, टोटल कितने हो गए? 6। तो इस तरीके से चीज़ें याद रखना है, समझ गए? इसका एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देती हूँ, ये काम तुम करोगे, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल सा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये आप लोगों को क्या दे दिया है? अच्छा, अब इसमें
एक्सेस ऑफ HI आपको यहाँ पे डालनी है सच दैट कि यहाँ से एक प्रोडक्ट बनेगा B। इसमें फिर आप लोगों को डालना है मैग्नीशियम और ईथर, और सेकेंड स्टेप में कर देना है इसका हाइड्रोलिसिस सच दैट कि एक प्रोडक्ट बनेगा C। फिर इसी B में आप लोगों को डालना है OH नेगेटिव ताकि एक प्रोडक्ट बनेगा D, और फिर उस D में आप लोगों को डाल देना है ऑक्सीडेशन करना है उसका सच दैट प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का क्या कहते हैं यहाँ पे E फॉर एलिफेंट नॉट एप्पल। ठीक है, तो अभी खुद सोचो यहाँ पे रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो जब आप ये वाली रूट पकड़ोगे OH निगेटिव वाली, तो आपके पास जो एसिड बनेगा ना वो एसिड भी ऑल ओवर टोटल 5 कार्बन का ही होगा। 5 कार्बन की चेन होगी, पहले कार्बन पे COH होगा और उसके बाद नेक्स्ट वाले आखिरी कार्बन पे 5वें में भी COOH होगा। उसे हम ग्लूटारिक एसिड कहते हैं, ग्लूटारिक एसिड GLUTARIC। लेकिन अगर आपने वो सीधी वाली रूट पकड़ी Mg ईथर वाली, तो 5 तो पहले से हैं, 2 और आ जाएंगे यानी कि टोटल 7। ठीक है, उसका हम लोग कहते हैं पिमैलिक एसिड। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिमैलिक एसिड। इसको याद करने का क्या तरीका है मैं ये भी सिखाऊंगी, बट अभी याद रखना 5 है तो ग्लूटारिक, 7 है तो पिमैलिक, 6 क्या कहते हैं 6 है तो एडिपिक, 4 है तो ससेनिक, राइट बराबर। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम है, होप सो कि ये वाली चीज़ तुम कर लोगे। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मान लेते हैं आप लोगों के पास मैंने ये अल्कोहल दिया है, अल्कोहल के बाजू में मैंने यहाँ पे लिख कर दे दिया है CR2O7 नेगेटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया B और यहाँ पे मैंने लिख दिया PHMgBr, फिर इसका हाइड्रोलिसिस H3O+, और उसके बाद यहाँ से बना C और यहाँ पे आ जाएगा CrO3ACOH और यहाँ पे हीटिंग। अब आपको बताइए प्रोडक्ट क्या है। तो देखो B बनाना ना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्यों B बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब वो जो K2Cr2O7 है, ये बाबा K2Cr2O7 उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब तुम में से कई लोगों को ना बहुत इच्छा होती है, जहां अल्कोहल देखा एकदम ठूस दिया COOH। ये सबसे पहले चेक किया करो अल्कोहल की डिग्री क्या है। ये वैसे तो अल्कोहल चैप्टर में भी सिखाया है, लेकिन जानती हूँ मैं ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है कि इंसान अगर उसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा ज़्यादा दिनों तक तो ऑर्गेनिक आप ऑटोमेटिकली आप भूलने लग जाते हो, ठीक है। तो ऐसे में आप सोचिए आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है, जब अल्कोहल 1 डिग्री का होता है। जब अल्कोहल कितने डिग्री का होता है, 1 डिग्री का होता है। अभी आपका जो अल्कोहल है वो कितने डिग्री का है चेक करो। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो OH ऑलरेडी ऑलरेडी इधर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जो OH है ये 2 डिग्री का है। अगर ये OH खुद 2 डिग्री का है तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ड्रास्टिक कंडीशन दी हुई होती है HNO3 हाई टेम्परेचर, तो वो सोचता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो, अदरवाइज वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, B बन गया। अब C बनाना है। अब कीटोन्स की रिएक्शन करानी है ग्रिग्नाट के साथ। तो ये हो गया आपके प्रीवियस चैप्टर का पार्ट। ये क्या हो गया, प्रीवियस चैप्टर का पार्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो ये तो सारी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बताओ क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होंगे और ये वाला जो Mg वाला पार्ट है ये इस O पे आके लग जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन गया ये रिंग, और इस रिंग में ऊपर में सिंगल बॉन्ड O को बाद में तुमने इसका ये हाइड्रोलिसिस करवाने को बोल ही रहा है, H मिल जाए, O को H मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा आप लोगों का बराबर ये बन गया, बराबर ये बन गया। और सुनिए आगे ध्यान से ये कौन है, ये आपको पहचान, ये आपके लिए आज का काम, ये तुम्हें पहचान, ये मैंने छोड़ दी इस रिएक्शन को। अब ये तुम देखो कि क्या तुम इसको पहचान पा रहे हो, ये कौन है। अगर हाँ इसको तुम पहचान गए कि ये कौन है, तो फिर मुझे इसका आंसर मैसेज करके बताओ, ठीक है। ये अब तुम बोलोगे नहीं मैडम ये पहचान ही नहीं आ रहा है, ये आपने कभी पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं तुम्हें रिवाइज कराने के लिए बता देती हूँ कि जब हम लोग अल्कोहल्स पढ़ रहे थे, अल्कोहल्स में जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे, तो उस दौरान
मैंने क्लासिफिकेशन कराया था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखाई थी, पीपीसी, जोन्स रिएजेंट, राइट। उसमें आप ये ढूंढना, आपको ये मिल जाएगा, और उसके रूल्स भी लिखवाए हैं। तो ये वाला पार्ट यानी कि आपका डी फॉर डॉग क्या बनेगा, ये आपका होमवर्क है। एक ऑलरेडी ऊपर दे दिया है, नीचे एक और दे दिया है, ठीक है, कर लोगे, मेरे साथ तो कर ही लोगे, दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब आपको दिया है मैंने नैप्थिलीन। नैप्थिलीन क्या होती है? जब दो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज रहती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नैप्थिलीन। नैप्थिलीन में आपको डालना है Fe/Br2, ओके ठीक है, डाल लेंगे। वहाँ से प्रोडक्ट बनेगा बी, उस प्रोडक्ट बी में आपको फर्स्ट स्टेप में डालना है Mg ईथर, यानी कि ज़रूर वो जो Br है, Br2 का जो Br है वो ज़रूर उस नैप्थिलीन में कहीं ना कहीं अटैच हो रहा होगा, CO2 थर्ड, और यहाँ पे आ गया आपका H3O पॉजिटिव, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा लेट्स से C। अच्छा, अब ये जो नैप्थिलीन है, इस नैप्थिलीन में अगर आपने डाल दिया AlCl3, ठीक है, डाल दो, मेरा क्या जाता है, और आपने डाल दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे पेपर में कभी एक्सपैंड करके नहीं देता है, बट मैं लिख के दे रही हूँ, और यहाँ से बना D, और उस D में आप लोगों ने डाल दिया NaOBr, ठीक है, NaOBr, तो यहाँ से बन गया E। अब बताओ, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको जब भी कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी हो, क्या नाम है इसका, नैप्थिलीन पर, तो उसकी ये पोजीशन एक्टिवेटेड पोजीशंस होती है, इन पोजीशंस पे रिएक्शंस होती है सबसे पहले, टॉप प्रायोरिटी ये पोजीशंस, ठीक है, ये पोजीशंस, ये जितनी भी पोजीशंस दिख रही हैं। अच्छा, अब Fe/Br2 क्योंकि एक ही मोल लिखा है वहाँ पे, तो हम रिएक्शन सिर्फ एक बार कराएंगे, तो उनमें से किसी भी एक पोजीशन पे जाओ और जाके ब्रोमीन लगा दो, तो यहाँ से आप लोगों के पास बी वाला आंसर आ जाएगा। ये रही आप लोगों की नैप्थिलीन, उस नैप्थिलीन की उस पोजीशन पे गए, वहाँ जाके हमने Br लगा दिया, ख़त्म, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि Mg ईथर डालो, तो तुमको तो पता है कि C वाला प्रोडक्ट जब बनाने को बोलेगा तो इस पोजीशन पे MgBr बनेगा, फिर फाइनली इसी पोजीशन पे CO2 के आने की वजह से वहाँ पे COOH भी बनेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, ये बन गया C प्रोडक्ट, खत्म कहानी। अब आते हैं D पर, अब देखते हैं D कितनों को याद है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपको याद होना चाहिए थरोली, अगर ये याद नहीं है तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना व्यर्थ है, और हर साल इस टॉपिक पे एक ना एक सवाल आता ही है, ऑलमोस्ट आपके JEE मेंस में किसी ना किसी एक सेट में आता ही है। दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, राइट, 3 स्टेप्स में होती है टोटल, फिर आखिरी में H बाहर चला जाता है, बराबर। चलो मेरे को वो मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करनी है, बट आपको याद होना चाहिए। हमने जब 11th स्टैंडर्ड में फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म पढ़ी थी, तो मैकेनिज्म में हमने उसको बेंजीन रिंग का एग्जाम्पल लेके पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों की नैप्थिलीन है। तो वेन एवर यू हैव टू डू फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के लिए ये पोजीशंस होती हैं, ये ना कि सब्स्टिट्यूशन के लिए ऊपर वाली और उनके लिए वो बाजू वाली। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, किसी भी बाजू वाली एक पोजीशन के पास जाओ, और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, आई थिंक याद होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, ये ऐसा, बराबर। अच्छा, अब ये तुमको नहीं पता है, आई नो, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म, ठीक है। तो अब जब आप इस ऊपर वाले प्रोडक्ट में आप NaOBr डालोगे तो होता कुछ नहीं है, उसको चाहिए होता है मिथाइल ग्रुप, वो मिथाइल ग्रुप को ऐसे लात मार के बाहर निकालता है, निकल करके बाहर एकदम, और उसके बदले में यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस करता है, उसके बदले में OH इंट्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ क्या हो गई, यही सेम प्रोडक्ट, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और जो मिथाइल ग्रुप बाहर गया है उस मिथाइल ग्रुप के पास 3, अच्छा इसको हाइड्रोजन देगा, तो उसके पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन जो हाइड्रोजन उसके पास पहले से 3 थे, वो 3 हाइड्रोजन Br3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन।
और ये जो एसिड हमारे पास बन के मिला है इसे कहेंगे हम 2-नेप्थोइक एसिड। तो कल को यही सवाल आप लोगों के मेंस वगैरह के पेपर में कैसे आ सकता है कि अगर एक इंसान को 2-नेप्थोइक एसिड बनाना है तो उसके लिए एक बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है। 2- मतलब दिस पोजीशन इज टर्म्ड एज 1 एंड दिस पोजीशन इज टर्म्ड एज 2। काउंटिंग यहाँ से शुरू होती है इस पोजीशन से। तो 2 वाला अगर पोजीशन पे जाना है तो इलेक्ट्रोफिलिक वालों की पोजीशन है तो फ्रिडल-क्राफ्ट से जाएंगे, और नैप्थेलिन पे अगर 1 पोजीशन पे रहना है तो इस तरीके से FeBr2 वाले तरीके से निकलेंगे। बराबर। तो यहाँ पे हम लोग अब इस चीज़ को रोकते हैं, जो होमवर्क दिया है उसको अटेम्प्ट कर लेना, और कल हम लोग एक और नई मेथड सीखेंगे जिस नई मेथड से हम लोग आगे अपनी रिएक्शंस करेंगे। अच्छा, अभी जाते जाते फिर एक और चीज़ बोल देते हैं, उसको भी सुन ही लो, ठीक है। फ्री गिफ्ट है, मेरे को तभी याद नहीं आया था, अभी अचानक से याद आया। जिस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों का एक बहुत ही फेमस रिएजेंट है, एक्चुअल में हमारे 12th स्टैंडर्ड में इसकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, बट ग्रिग्नार्ड के अलावा और भी रिएजेंट्स होते हैं, जैसे अल्काइल लिथियम के रिएजेंट्स, अल्काइल कैडमियम के रिएजेंट्स, वो सब भी होते हैं, बट आपको उतने घुस कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बदले में अगर आपने अल्काइल लिथियम लिया होता, RLI, क्या लिया होता, RLI, और RLI की रिएक्शन अगर आपने करवाई होती CO2 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट वहाँ बनता, तो वहाँ पे भी आपको हाइड्रोलिसिस कर लेने के बाद वही सेम प्रोडक्ट मिलता। बस इतना याद रख लो, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार RLI का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखें आप, ठीक है। चलिए फिर इसको अब ओवर करते हैं।